नमस्कार साथियों, सभी साथियों का सर्वा क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। साथियों, मैं ओपी शर्मा भूगोल व्याख्याता आप सभी के लिए बहुत शानदार क्लास लेके आ रहा हूँ। एक से बढ़कर एक क्लास आप तक मैं पहुंचाने का प्रयास करता हूं इस यूट्यूब के माध्यम से। तो सभी साथी आपके अपने सर्वा क्लासेज यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड होता है आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आज अपन देखेंगे आरबीएससी द्वारा जारी जो पुस्तकें हैं उसमें कक्षा 9 से 12 तक जो राजस्थान अध्ययन की पुस्तक चलती थी, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना जी की जो किताबें चलती थी, उसमें कक्षा 9 की जो बुक है, उस बुक पर विस्तार से आज अपन चर्चा करेंगे। ये बुक है क्या, है ना? क्या इसमें लिखा है? भाग फर्स्ट इश्यू का है, डॉक्टर हरिमन मोहन सक्सेना की बुक है, राजस्थान के संदर्भ में है। तो यहाँ से बहुत सारे प्रश्न साथियों उठते हैं, बहुत सारे प्रश्न आते हैं, तो इस पर अपन विस्तार से चर्चा करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में क्लास को शुभारंभ करेंगे कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, कि राहें जहां तक जाएगी राहगीर वहां तक जाएगा, तुम दरिया से क्या पूछ रहे हो नीर कहां तक जाएगा, अरे खींच धनु की डोर निशाना साधो अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा, बाकी बाद में देखेंगे तीर कहां तक जाएगा। तो जज्बात और दृढ़ निश्चित यदि आप हो गए हैं तो आप जरूर आगे बढ़ें। तो राजस्थान अध्ययन कक्षा 9, तो मुख्य रूप से इसमें सहयोग करता है डॉक्टर हुकुम चंद जैन, विभागाध्यक्ष इतिहास के, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय कोटा, यहाँ के प्रोफेसर डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा, वरिष्ठ व्याख्याता, बद्रीनारायण मिश्र प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कोठिया भीलवाड़ा, प्रेम स्वरूप शर्मा व्याख्याता, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय रामगढ़ अजमेर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में ये बुक चलती थी, जिसके संदर्भ में मुख्य रूप से आपको पता ही है। तो इसमें देखते हैं इसमें अपन क्या क्या पढ़ेंगे। राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर चर्चा करेंगे, राजस्थान का भौतिक पर्यावरण, राजस्थान की कला और संस्कृति, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, राजस्थान में लोक प्रशासन और राजस्थान के अंदर जल संरक्षण और जल आज की आवश्यकता कितनी गहरी है, उस पर विचार करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो है वो क्या रही है, उसके संदर्भ में अपन देखेंगे राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। साथियों, इसका सामान्य परिचय यदि अपन लेते हैं, थोड़ा सा मैं जूम करके आपको बता दूं कि राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में यदि अपन इसको देखेंगे तो राजस्थान का इतिहास काफी गौरवमयी रहा है। प्राचीन समय में राजस्थान जो है उसका इतिहास काफी गौरवमयी रहा है, और गौरवमयी किस लिए क्यों रहा है, इसके संदर्भ में आपको पता होगा कि राजस्थान वीरों की भूमि रही है मुख्य रूप से। तो काफी गौरवमयी इतिहास इसका रहा है। इसलिए गौरवमयी रहा है कि यहाँ बहुरंगी संस्कृति, यानी यहाँ जो प्राचीन परंपराएं, यहाँ की बहुरंगी सांस्कृतिक विशेषताएं संपूर्ण भारत में आपको अलग मिलती है। यहाँ की मिट्टी का जो कण कण है वहां पे रणबांकुरों की विजय गाथा है। यानी प्राचीन समय में इस राजस्थान में बहुत सारे रणबांकुरे हुए जिन्होंने मातृभूमि की रक्षार्थ अपने प्राणों की आहुति दी। यहाँ शासकों ने मातृभूमि की रक्षा हेतु शहर से अपने प्राणों की आहुति दी, जैसे कि महाराणा प्रताप, मारवाड़ का चंद्रसेन, जिन्होंने अपनी ताउम्र अपनी जिंदगी इस मातृभूमि की सुरक्षा के लिए कुर्बान कर दी। मैं बाँचो हो इतिहास में, मायड़ ने एड़ा पूत जण्या। वही महाराणा प्रताप जिसने इस मेवाड़ की सुरक्षा के लिए अकबर की अधीनता स्वीकार की। मान सिंह ने भरपूर कोशिश की लेकिन स्वीकार नहीं की। कहते हैं राजस्थान में पत्थर भी अपना इतिहास बोलता है। यहाँ पूरा संपदा का अटूट खजाना है, क्योंकि यहाँ लगभग 89 प्रकार के खनिज मिलते हैं। इसलिए इतने सारे खनिजों के कारण राजस्थान को खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है। खनिजों का अजायब घर भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ बहुत सारे खनिज उपलब्ध होते हैं।
कहीं पर प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की छटा है, तो कहीं प्राचीन संस्कृतियों के प्रमाण है, कहीं प्रस्तर प्रतिमाओं का शिल्पिक प्रतिमान है, तो कहीं शिलालेखों के रूप में पाषाणों पर उत्कीर्ण गौरवशाली इतिहास है। तो यहाँ अपन देखेंगे कि रणकपुर के अंदर जो शिलालेख आपको मिलते हैं उसमें आपको प्रमाण मिलेंगे, विजय स्तंभ मिलेगा, विभिन्न प्राचीन गढ़ किले आपको मिलेंगे जो यहाँ की विशेषताओं का बखान करते हैं। कहीं समय का ऐतिहासिक बखान करते प्राचीन सिक्के, कहीं वास्तुकला के उत्कृष्ट प्रतीक, उपासना भव्य प्रासाद यानी महल, अभेद्य दुर्ग, जीवंत स्मारकों का संगम आदि राजस्थान के कस्बों, शहरों और उजड़ी बस्तियों में देखने को मिलता है। साथियों, राजस्थान के बारे में सोचना गलत होगा कि यहाँ की धरती केवल रण क्षेत्र रही है, नहीं, इसके अलावा भी यहाँ तो तलवारों की झंकार के साथ में भक्ति और आध्यात्मिकता का मधुर संगीत सुनने को मिलता है। यानी यहाँ पे आध्यात्मिकता भी बहुत अच्छी रही है। यहाँ काफी संत हुए हैं और काफी कवि लोग हुए हैं जिन्होंने इस राजस्थान की गौरव गाथा है, इसका मान सम्मान है, पूरे देश में बढ़ाया है। यहाँ लोकपरक सांस्कृतिक चेतना अत्यंत गहरी है। यहाँ के मेले त्योहार यहाँ के लोगों के मन में रचे बसे हैं। लोक नृत्य, लोक गीत राजस्थानी संस्कृति की सहवाग है, यानी प्राचीन संस्कृति जो है वो भी हमें अपने यहाँ के लोक संगीतों में, यहाँ के लोक गीतों में देखने को मिलती है। राजस्थानी चित्र शैलियों में श्रृंगार सौंदर्य का लौकिक जीवन की सशक्त अभिव्यक्ति होती है। आपने बनी ठनी का नाम सुना होगा। किशनगढ़ शैली की बहुत ही अद्भुत एक प्रकार से कहें तो जीवंत चित्र, जो मुख्य रूप से यह बताता है कि राजस्थान के अंदर कला के क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण ख्याति राजस्थान में प्राप्त हुई है। राजस्थान की यह मरुभूमि प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थली भी रही है। यहाँ आप देखेंगे हनुमानगढ़ में कालीबंगा, उदयपुर, आहड़, बैराठ, बागोर, गणेश्वर, सिक्कर, ताम्रयुगीन सभ्यता जैसे अनेक पाषाणकालीन, सिंधुकालीन और ताम्रयुगीन सभ्यताओं का विकास यहाँ हुआ है। तो राजस्थान के इतिहास की प्राचीनता सिद्ध करती है। आपको पता है कि ये सभ्यता स्थल जो है इसमें प्राचीन समय में राजस्थान के अंदर विभिन्न नगर योजना है, कहीं काली चूड़ियां है, कहीं जुते हुए खेत है आदि के प्रमाण मिले हैं। विस्तार से अपन बारी बारी से प्रत्येक को है अपन विस्तार से देखेंगे। इन सभ्यता स्थलों के विकसित मानव बस्तियों के प्रमाण भी यहाँ पे मिले हैं। यहाँ बागोर जैसे स्थल मध्य पाषाण कालीन और नव पाषाण कालीन इतिहास की उपस्थिति का प्रमाण प्रस्तुत करते हैं। यानी यदि अपन बागोर में देखते हैं तो यहाँ पे मुख्य रूप से मध्य पाषाण कालीन, जो पाषाण काल जिस समय पाषाण यानी पत्थर जो थे उसके हथियार बर्तन काम में लिए जाते थे। हथियार व अन्य सामान, विशेष रूप से बर्तन का उपयोग लोग करते थे, उसको हमने पाषाण युग कहा। ठीक है, इस प्रकार से ये सारे प्रमाण राजस्थान में उपलब्ध होते हैं। कालीबंगा, यहाँ जिसका अर्थ बंग का मतलब यहाँ चूड़ी से है, बंग का मतलब किसी से है, चूड़ी से। तो यहाँ जिस भाग में काली चूड़ियां मिली है उस भाग को कालीबंगा नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? कालीबंगा, जहाँ पे काली चूड़ियां मिली थी, कालीबंगा यानी काली चूड़ियां। और इसी कारण इसका नाम कालीबंगा रखा गया, जो हनुमानगढ़ के अंदर एक महत्वपूर्ण सभ्यता स्थल रहा है। यहाँ सिंधुकालीन स्थल का विकास यहीं पर हुआ। वहीं आहड़, गणेश्वर जैसी प्राचीन कालीन ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं। यानी ये गणेश्वर की बात करेंगे और आहड़ उदयपुर की बात करेंगे तो मुख्य रूप से ये ताम्रयुगीन सभ्यताएं हैं। ठीक है, तो यह मुख्य रूप से आहड़, आयड़ नदी जो बेड़च के नाम से भी जानी जाती है उसके किनारे की प्रमुख सभ्यता है। और ये सिक्कर के अंदर कांतली नदी नाम सुना होगा,
उसके किनारे प्रमुख गणेश्वर सभ्यता आपको नजर आती है। विस्तार से अपन पढ़ेंगे, अभी तो यहाँ परिचय है। आगे लिखता है, मरुधरा की सरस्वती और दृश्यवती जैसी नदियां आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही है। यानी इस प्रदेश में सरस्वती और दृश्यवती नाम की प्राचीन समय में प्रवाहित होने वाली प्रमुख नदियां इसी भाग से बहा करती थी। हो सकता है कालांतर में राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है इसका उत्थान हो गया और धाराओं ने अपना रुख बदल लिया होगा, ऐसा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहीं से आर्य बस्तियां कालांतर में दो आब आदि स्थानों की ओर बढ़ी। दो आब, दो धाराओं, दो नदियों के मध्य का स्थान क्या कहलाता है? दो आब कहलाता है। तो दो आब मुख्य रूप से दो धाराओं के मध्य का स्थान दो आब कहलाता है। इंद्र और सोम की अर्चना में मंत्रों की रचना, यज्ञ की महत्ता की स्वीकृति और जीवन मुक्ति का ज्ञान आर्यों को संभवतः इन्हीं नदी घाटियों में निवास करते हुए प्राप्त हुआ होगा। इन नदियों में सरस्वती और सरस्वती नदियों की घाटियों। महाभारत व पौराणिक गाथाओं से प्रतीत होता है कि जांगल प्रदेश, जो बीकानेर, आज का जो बीकानेर का एरिया है, इसको जांगल प्रदेश कहा जाता था। मरुकांतार यानी मारवाड़ का जो इलाका है, जोधपुर, पाली और उसके आसपास का इलाका मारवाड़ यानी मरुकांतार कहलाता था। इन भागों में बलराम और कृष्ण गुजरे थे। यानी महाभारत काल में कृष्ण के बड़े भाई दाऊ भैया बलराम और कृष्ण भगवान जो है इसी प्रदेश से होके गुजरे, ऐसा माना जाता है। और जो आर्यों की यादव शाखा से संबंधित है। उसके बाद में आता है जनपदों का युग, जनपद युग। आर्य संक्रमण के बाद से राजस्थान में जनपदों का उदय होता है। यहाँ से हमारे इतिहास की घटनाएं अधिक प्रमाणों पर आधारित की जा सकती है। सिकंदर के अभियानों से आहत, अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक दक्षिण पंजाब की मालव, शिवी और अर्जुनायन जातियां, जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आई। इसका मतलब राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से सिकंदर के हमलों से आहत होकर के दक्षिणी पंजाब का जो एरिया, यहाँ से मालव, सीवी और अर्जुनायन जातियां आकर के बस गई और सुविधा के अनुसार यहाँ बस गए। आज का भरतपुर, इसमें भरतपुर का राजन्य और मत्स्य जनपद। आप राजस्थान के अंदर यदि एकीकरण अपन पढ़ेंगे तो एकीकरण में अपन विस्तार से देखेंगे। सबसे पहले जो बना था वो मत्स्य प्रदेश बना था। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली को मिलाकर के मत्स्य प्रदेश बनाया गया था। यही मत्स्य जनपद जो भरतपुर के आसपास का जो इलाका है वही था। नगरी का शिवी जनपद, चित्तौड़ के आसपास का इलाका, चित्तौड़ को नगरी कहते थे, तो वहां का शिवी जनपद। अलवर का शालव जनपद। इसके अतिरिक्त 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य तक यहाँ मालव, अर्जुनायन, योद्धेयों की प्रभुत्ता का काल राजस्थान में मिलता है। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछ सकते हैं कि प्राचीन समय में मालवों की शक्ति का केंद्र राजस्थान में कहाँ था? तो जयपुर के आसपास। कालांतर में ये अजमेर, टोंक और मेवाड़ क्षेत्र में फैल गए। इसके बाद भरतपुर, अलवर प्रांत के अर्जुनायन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध रहे। इस प्रकार राजस्थान के उत्तरी भाग के योद्धेय भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। अब उत्तरी भाग में राजस्थान के अंदर कौन था? योद्धेय कबीला। तो किस भाग में था? राजस्थान के उत्तरी भाग के अंदर योद्धेय कबीला। योद्धेय संभवतः उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए, जो रुद्र दामन के लेख में स्पष्ट है। यानी यह किस लेख में मिलता है कि योद्धेयों ने कुषाण शक्ति को नष्ट किया? तो रुद्र दामन के लेख में इस तरह की जानकारी हमें मिलती है। काफी इंपॉर्टेंट बिंदु आ गया ना, तो ध्यान रखिएगा। इस तरह के बिंदु जो है इन्हीं बुकों में मिलते हैं, तो जरूर
ध्यान रखिएगा, इस तरह के बिंदु को नोट करते हुए अपन चलेंगे, किताब को पूरा पढ़ लेते हैं। अभी हमें तो रीडिंग मार करके मुख्य रूप से मुख्य मुख्य बातें उनको फोकस करना है ना, ध्यान देना है। चलो आगे चलें। लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व, दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईसा पूर्व के काल में राजस्थान के केंद्रीय भागों में बौद्ध धर्म का काफी प्रचार था। यानी दूसरी से तीसरी सदी ईसा पूर्व सदी जो थी उसमें मुख्य रूप से बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार राजस्थान में देखने को मिला। परंतु योधेय और मालवों के यहाँ आने से ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन मिलने लगा और बौद्ध धर्म के ह्रास के चिन्ह दिखाई देने लगे। तो मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के लिए घातक कौन हुए? यहाँ पे योधेय और मालव, इन्होंने बौद्ध धर्म जो है उसके प्रसार को कम किया और ब्राह्मण धर्म जो है उसको प्रोत्साहन दिया। गुप्त राजाओं ने इन जनपदीय गणतंत्रों को समाप्त नहीं किया, परंतु इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। अर्ध आश्रित का मतलब है कुछ स्वतंत्रताएं दे दी गई और कुछ बंदिशें थोप दी गई। ये गणतंत्र हूण आक्रमण के धक्के को सहन नहीं कर पाए और अंततः 6वीं शताब्दी तक आते आते यहाँ से सदियों से पनपी गणतंत्र व्यवस्था सर्वथा के लिए समाप्त हो जाती है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट है कि किस सदी में राजस्थान से गणतंत्र व्यवस्था समाप्त होती है, प्रश्न पूछा जा सकता है। तो 6वीं शताब्दी तक आते आते राजस्थान से गणतंत्र व्यवस्था है वो पूर्णतः समाप्ति हो जाती है। उसके बाद में राजस्थान और मौर्य वंश, राजस्थान में मौर्य वंश, राजस्थान के कुछ भाग मौर्यों के अधीन और प्रभाव क्षेत्र में थे। अशोक का बेराट का शिलालेख, बेराट आज विराट, महाभारत काल में आप जानते होंगे विराट के नगर के नाम से प्रसिद्ध रहा है ये इलाका। तो अशोक का बेराट का शिलालेख, उसके उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्रति द्वारा बनवाए गए मंदिर मौर्यों के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। यानी आप देखेंगे कि बेराट का शिलालेख का संबंध किससे है? तो मौर्य वंश से है। इसके अलावा अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल का पुत्र संप्रति, इसने अनेक मंदिर बनवाए थे जिसमें मौर्य वंश की कला और विशेषता देखने को मिलती है। कुमारपाल प्रबंध तथा अन्य जैन ग्रंथों से अनुमानित है कि चित्तौड़ का किला व चित्रांग तालाब मौर्य राजा चित्रांगद ने बनवाया था। और ये बहुत जगह हम पढ़ते भी है, राइट भी है। क्या राइट है कि चित्तौड़गढ़ के किले का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? चित्रांगद मौर्य ने। इसका मतलब चित्तौड़ का किला मौर्य काल का माना जाता है। चित्तौड़ से दूर मानसरोवर नामक तालाब पर राजा मान का और मौर्य वंशी जो माना जाता है विक्रम संवत 770 का शिलालेख है जिसमें कर्नल टोड को जो मिला था उसमें कई जानकारियां उसने बताई है। इसमें लिखा है कि महेश्वर, भीम, भोज और मान, ये 4 नाम क्रमशः दिए गए हैं। कोटा के निकट कंसुआ का शिवालय, यह बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि कंसुआ का शिवालय है ना, कोटा के आसपास में है। यह 795 विक्रम संवत का शिलालेख मिला है जिसमें मौर्य वंश का राजा ध्वल का नाम मिलता है। तो यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि कंसुआ के शिवालय के शिलालेख में किस शासक या किस वंश का प्रमाण मिलता है? तो किसका मिलता है? मौर्य वंश का। किस राजा का? राजा ध्वल का। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पे दे रखी है, ठीक है ना। इन प्रमाणों से मौर्यों का राजस्थान में अधिकार और प्रभाव स्पष्ट होता है कि राजस्थान के अंदर मौर्यों का काफी प्रभाव रहा है ना, और इस बात का पता लगता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता पुनः विघटित होने लगी। इस युग में भारत में अनेक नए जनपदों का अभ्युदय होता है। राजस्थान में भी अनेक राजपूत वंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए।
जिसमें मारवाड़ के प्रतिहार, राठौड़, मेवाड़ के गोहिल वंश जिसमें महाराणा प्रताप इसी वंश से संबंधित रहे हैं, सांबर के चौहान, जयपुर के आसपास का इलाका जो था यहाँ के चौहान, आमेर के अंदर कच्छावा जिसमें भगवंत दास, भारमल और मानसिंह की चर्चा करते हैं अपन, जैसलमेर के भाटी इत्यादि प्रमुख राजवंश है, इनकी स्थापना होती है। अब इसमें अपन कुछ बातें यहाँ पे आई है जिसकी अपन, जैसे कि मौर्य वंश है ना, तो थोड़ी सी अलग से इसकी चर्चा अपन करते हैं। उसकी अवस्थापना है ना, थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, यहां देख लेते हैं ना। मौर्य वंश, ये नाम आया तो हमें पता तो हो ना, मौर्य वंश। अब इस मौर्य वंश जो है मुख्य रूप से माना जाता है 321 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व तक मौर्य वंश रहा है। इसका संस्थापक जो माना जाता है मौर्य वंश का, जो चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है, और इनका शासनकाल जो था है 321, क्योंकि ये संस्थापक थे, ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक इनका शासनकाल रहा। ये इस वंश के संस्थापक माने जाते हैं। आपको पता है सिकंदर का जो सेनापति सेल्यूकस था, उसकी पुत्री से इन्होंने शादी भी की थी, ये भी आपको पता होगा। इसके अलावा इस वंश में बिंदुसार हुआ था, अगला शासक 298 ईसा पूर्व से 272 ईसा पूर्व है, ठीक है ना। तीसरा सम्राट इसमें अशोक महान हुआ था, सम्राट अशोक महान के नाम से प्रसिद्ध हुआ था, 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व। अशोक का नाम बहुत महत्वपूर्ण, आपको पता ही होगा, कलिंग युद्ध जो हुआ था वो इन्हीं के समय हुआ था। कलिंग जो युद्ध हुआ था सम्राट अशोक के समय में हुआ था। कलिंग आज का ओडिशा स्टेट जो है, यह प्रदेश पहले कलिंग कहलाता, यही इलाका था। तो इस युद्ध के अंदर अशोक जो है उसको काफी ग्लानि होती है, मरी लाशों को, कटे शरीरों को, खून की नदी प्रवाहित हो रही नदी को देख करके यहाँ सम्राट अशोक ने जिंदगी में युद्ध नहीं करने का निर्णय लिया था। जिंदगी में युद्ध नहीं करने का निर्णय लिया था, वो पता ही होगा, क्योंकि इस युद्ध में ये काफी विचलित हो गए थे लोगों को देख करके उनकी, और यहीं से इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था और धम्म का संदेश दिया था। अशोक का धम्म आपने नाम सुना होगा, उनकी शिक्षा, और इसमें उन्होंने कहा था कि हिंसा नहीं करनी है, शांति स्थापित करनी है ना। अहिंसा का पक्ष लिया और शांति स्थापित करने पर बल दिया, ठीक है ना। यही था अशोक का धर्म। तो यह था मौर्य साम्राज्य, है ना, अभी आया था, आपने नाम इसका देखा था, तो मौर्य साम्राज्य। फिर धीरे धीरे राजस्थान में अलग अलग राजवंश है, उनकी स्थापना हो जाती है। और जैसे अपन देखा, आमेर के कच्छावा है, मेवाड़ के गोहिल है, मारवाड़ के अपने जैसलमेर साइड के भाटी है ना, अलग अलग, सांबर की चौहान है, तो अलग अलग राजवंशों की स्थापना हो जाती है। शिलालेखों के आधार पर हम कह सकते हैं कि 6ठी शताब्दी में मंडोर के आसपास प्रतिहारों का राज्य था। 6ठी शताब्दी के आसपास में मंडोर, आज का जोधपुर, इसके आसपास में प्रतिहारों का राज्य था। फिर वही राज्य आगे चल करके राठौड़ को प्राप्त होता है, और यही राठौड़ वंश यहाँ पे आप देखेंगे जोधपुर के राठौड़, है ना, और उन्हीं की एक शाखा है जिसने बीकानेर बसाया था और जूनागढ़ की स्थापना करवाई थी।
लगभग इसी समय सांबर में चौहान राज्य की स्थापना होती है। धीरे धीरे वह राज्य बहुत शक्तिशाली बन गया। 5वीं और 6ठी शताब्दी में मेवाड़ और आसपास के भूभाग में गुहिलों का शासन स्थापित हो गया और इसी शाखा से जो पराक्रमी शासक महाराणा प्रताप, जिनका नाम है, जिनकी शौर्य गाथा आज भी काफी प्रचलित है, वो महाराणा प्रताप इसी वंश से संबंधित है। गुहादित्य ने इस वंश की स्थापना यहाँ पे की थी, ऐसा माना जाता है, इतिहास आता है। और उसी शाखा में महाराणा प्रताप, जिन्होंने अपनी आन बान की रक्षा, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। 10वीं शताब्दी में अर्थुणा और आबू में परमार शक्तिशाली शासक बन गए थे। 12वीं और 13वीं शताब्दी के आसपास तक जालोर, रणथंबोर, ये आज का सवाई माधोपुर वाला इलाका, और हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ का इलाका हाड़ौती कहलाता था, में वे पुनः शक्ति संगठन किया, और परंतु उसका कहीं कहीं विघटन भी होता चला गया। अब राजस्थान का नामकरण कैसे होता है उसके बारे में। वर्तमान राजस्थान के लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग नहीं था, क्योंकि अलग अलग इलाके अलग अलग क्षेत्रों में बंटे हुए थे और अलग अलग शासक वहां पे होते थे। इसके भिन्न भिन्न क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने जाते थे। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर का इलाका महाभारत काल के अंदर जांगल देश के नाम से जाना जाता था। तो बहुत बार पूछ लेते हैं कि जांगल देश के नाम से कौन सा इलाका था, तो जोधपुर और बीकानेर का। इसी कारण बीकानेर के राजा स्वयं को जंगलधर बादशाह भी कहते थे। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि जंगलधर बादशाह है, किस प्रदेश के शासक अपने आप को कहते थे, तो बीकानेर और उसके आसपास के शासक। जांगल देश का निकटवर्ती भाग सपादलक्ष, वर्तमान में अजमेर और नागौर का जो इलाका था, इसको सपादलक्ष कहा जाता था। तो ये भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि सपादलक्ष में कौन सा इलाका आता था। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये हर कहीं नहीं मिलते साथियों, इसलिए इंपॉर्टेंट है कि सपादलक्ष किस प्रदेश को कहते थे, या सपादलक्ष में कौन कौन से इलाके शामिल होते थे। तो इसमें आए अजमेर और नागौर का मध्यवर्ती भाग, है ना, अजमेर नागौर का मध्यवर्ती क्षेत्र, जिस पर चौहानों का, इस अजमेर के आसपास में चौहानों का शासन था, है ना। आपको पता ही है, आना सागर झील का निर्माण अनुराज चौहान, तो यहाँ चौहानों का शासन था। अलवर राज्य का उत्तरी भाग कुरु देश और दक्षिणी तथा पश्चिमी मत्स्य देश, पूर्वी भाग सूरसेन देश के अंतर्गत था। यानी अलवर का इलाका बड़ा क्षेत्र था, तो उत्तरी भाग कुरु प्रदेश के अंतर्गत, दक्षिणी पश्चिमी मत्स्य देश के अंतर्गत आता था, और पूर्वी भाग सूरसेन के देश के अंतर्गत आता था। भरतपुर और धौलपुर राज्य और करौली राज्य का अधिकांश भाग सूरसेन देश के अंतर्गत आता था। तो अब यहां से बड़ी महत्वपूर्ण बातें निकल के आती है ना। देखो कितनी गहरी बात है कि अलवर कितने भागों में, 3 भागों में बटा हुआ था। कुरु में भी था, है ना, दक्षिणी पश्चिमी मत्स्य प्रदेश में भी था, सूरसेन में भी था। भरतपुर धौलपुर राज्य तथा करौली का अधिकांश भाग सूरसेन के अंतर्गत था, है ना। तो भरतपुर धौलपुर का इलाका क्या कहलाता था, सूरसेन। ये भी यहाँ बहुत महत्वपूर्ण बात है ना। यहीं से प्रश्न उठते हैं, हमें पता ही नहीं होता कि इतनी गहराई से पूछ लिया भाई अलवर को इतने भागों में कौन बांट के बताता है, तो बांट रखा है भाई, यहाँ से आप देख सकते हैं। सूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा होती थी। मत्स्य राज्य की राजधानी विराटनगर, इसके बारे में तो उल्लेख आता ही है। कुरु राज्य की राजधानी इंद्रप्रस्थ होती थी, जिसमें आपको पता ही है कौरव महाभारत काल में इसका उल्लेख है ना। तो कुरु राज्य की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, मत्स्य राज्य की विराटनगर थी, और सूरसेन राज्य की मथुरा होती थी। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिव था, जिसकी राजधानी मध्यमिका, वर्तमान चित्तौड़। आज मध्यमिका या मध्यमिका को नगरी कहा जाता है, और यही नगरी वर्तमान का चित्तौड़। अब देखो यहां बड़ी महत्वपूर्ण बात आ गई है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। मैं इसको अलग कलर से हाईलाइट कर दूं तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। ये वाला कि मध्यमिका, उसको मध्यमिका या नगरी कहा जाता है,
वर्तमान का चित्तौड़ जो है ये इलाका, मध्यमिका या मध्यमिका या नगरी, ठीक है ना। यहां मेव जाति का अधिकार रहा, जिस कारण इसे मेदपाठ अथवा प्रागवाट भी कहा जाने लगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्रदेश को वागड़ कहते हैं। वागड़ पूछा गया बहुत बार, वागड़ प्रदेश में कौन सा इलाका शामिल? डूंगरपुर बांसवाड़ा का प्रदेश, है ना। प्रतापगढ़ भी आजकल नया जिला बन गया था 2008 में, तो वो इसमें शामिल है, वो मुख्य रूप से यहीं से बनाया गया है, तो ये भी वागड़ प्रदेश। जोधपुर के राज्य को मरु और मारवाड़ कहते थे। जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुर्जत्रा के नाम से जानते थे। अब देखो जोधपुर का भी दो भाग है, यहां यह बात बड़ी इंपॉर्टेंट आती है मेरे दोस्तों कि जोधपुर राज्य को मरु और मारवाड़ कहते थे, लेकिन इसका दक्षिणी भाग जो था, है ना, ये इंपॉर्टेंट आ गई बात। इसका दक्षिणी भाग क्या कहलाता था? गुर्जर या गुर्जत्रा के नाम से जाना जाता था, ठीक है ना। इसका जोधपुर का दक्षिणी भाग ये वाला गुर्जत्रा प्रदेश में कौन सा इलाका आता था? तो जोधपुर का दक्षिणी हिस्सा, है ना। तो ये अलग अलग प्रदेश आप उस समय में मुख्य रूप से बंटे हुए थे। चलो, सिरोही के हिस्से को अरबुद आबू देश कहते थे, और ये तो आज भी अपन कहते हैं, सिरोही का हिस्सा है आबू, अरबुद या आबू देश। जैसलमेर को माड़, यह इंपॉर्टेंट आ गया ना। जैसलमेर का इलाका माड़ कहलाता था। कोटा बूंदी को हाड़ौती के नाम से पुकारते थे। झालावाड़ का दक्षिणी भाग मालव देश के अंतर्गत गिना जाता था, ठीक है। तो झालावाड़ मालव देश, मालवा प्रदेश। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस भूभाग में जो आजकल हम राजस्थान कहते हैं, वह किसी विशेष नाम से कभी प्रसिद्ध नहीं रहा। इसी मान्यता की 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस प्रांत को नाम दिया था राजपुताना। बहुत बार पूछा गया प्रश्न है कि राजपुताना नाम कब और किसने दिया? तो जॉर्ज थॉमस ने दिया था। कब? सन 1800 के अंदर। उसके बाद में अंग्रेज इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में, कर्नल जेम्स टोड ने, ये अंग्रेजी इतिहासकार था, जिसने 1829 में अपनी पुस्तक प्रकाशित की एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस राज्य का नाम राजस्थान दिया था, और यही राजस्थान आगे चल करके आज का राजस्थान कहलाता है। इसका मतलब राजस्थान नाम किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने। राजपुताना किसने दिया? जॉर्ज थॉमस ने राजपुताना नाम दिया था, ठीक है ना। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस राज्य का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया। अब राजस्थान स्वतंत्र होते ही नहीं स्वीकार कर लिया गया था, इसमें भी अलग अलग रोड़े अटके, अलग अलग प्रदेश थे। धीरे धीरे इन सब का एकीकरण हुआ, है ना। एकीकरण करके आज का राजस्थान बनाया गया है। तो एकीकरण हम पढ़ेंगे तो प्रदेश को अपन मत्स्य संघ भी पढ़ेंगे, वृहत राजस्थान पढ़ेंगे, संयुक्त राजस्थान पढ़ेंगे, संयुक्त वृहत राजस्थान पढ़ेंगे, है ना। फिर राजस्थान पढ़ेंगे, और आज का वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 का राजस्थान जो है वो भी पढ़ेंगे विस्तार से। फिर देखते हैं प्राचीन सभ्यताएं राजस्थान के अंदर देखी गई है ना। अभी प्राचीन सभ्यता स्थलों की चर्चा अपन ने की थी, तो काफी महत्वपूर्ण बिंदु यह है प्राचीन सभ्यताएं। राजस्थान और प्रस्तर युग। राजस्थान में आदि मानव का प्रादुर्भाव कब और कहां हुआ, इसके क्या क्रियाकलाप थे, इससे संबंधित समसामयिक लिखित इतिहास उपलब्ध नहीं है। कब आदि मानव इस प्रदेश में आया, क्या करता था, कहाँ रहता था, इसके बारे में विशेष ज्यादा जानकारी हमें नहीं मिलती। परंतु प्राचीन प्रस्तर युग के अवशेष अजमेर, अलवर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, जालोर, पाली, टोंक आदि क्षेत्रों की नदियों और उनकी सहायक नदियों के किनारों पर प्राप्त हुई है। क्योंकि वहां जब खुदाई की गई तो हम देखते हैं कि वहां पे प्राचीन नदियों के अवशेष मिले हैं, और ये अवशेष जो मिले हैं उसमें प्राचीन नगर व्यवस्था, उनका खान पान, उनका रहन सहन, उनके पानी की व्यवस्था, है ना, उनका स्नान करने का स्नान घर, उनके पानी निकास की नालियां, इस उनकी कृषि व्यवस्था आदि की जानकारी हमें उपलब्ध होती है। चित्तौड़ और इसके पूर्व की ओर तो औजारों की उपलब्धि इतनी अधिक है कि ऐसा अनुमान है कि इस प्रदेश के यह क्षेत्र इस काल के में उपकरणों को बनाने का प्रमुख केंद्र रहा होगा। तो उपकरणों के लिए कौन सा इलाका प्रसिद्ध रहा है? चित्तौड़ और उसके आसपास का इलाका। ऐसा माना जाता है कि यह औजारों के लिए प्रसिद्ध रहा है।
लूणी नदी राजस्थान की महत्वपूर्ण पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी है, जो अजमेर में नाग पहाड़ से दो धाराओं के रूप में सरस्वती और सागरमती के रूप में निकलती है। गोविंदगढ़ में आकर के दोनों आपस में मिल जाती है। उसके बाद में आगे दोनों लूणी कहलाती है। और बालोतरा तक मुख्य रूप से ये मीठी होती है, यानी इसका पानी मीठा है। उसके बाद में पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र के आसपास, पश्चिम राजस्थान में बालोतरा के आसपास की जो चट्टानें हैं, जहां से लवणीय चट्टानों के अवशेष घुल करके इसमें मिलने से इसका जल जो है वो खारा हो जाता है। विस्तार से क्लासे हमने डाल भी रखी है। लूणी नदी के तटों में भी प्रारंभिक कालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं। राजस्थान में मानव विकास की दूसरी पीढ़ी मध्य पाषाण और नवीन पाषाण युग है। आज से हजारों वर्षों से पूर्व लगातार इस युग की संस्कृति विकसित होती रही है। इस काल के उपकरणों की उपलब्धि पश्चिमी राजस्थान में लूणी, उसकी सहायक नदी घाटियों की व दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में चित्तौड़ जिले में बेडेच, जिसको आयड भी कहा जाता है, और उसकी सहायक नदियों की घाटियों में प्रचुर मात्रा में हुई है। बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा के उत्खनन से नवीन प्राचीन पाषाणकालीन तकनीक की उन्नति पर अच्छा प्रकाश पड़ा है। अब यहाँ जो महत्वपूर्ण बिंदु क्या आता है, यहाँ महत्वपूर्ण बिंदु यह आता है कि यदि अपन नवीन पाषाण युगीन संस्कृति की बात करते हैं तो उसके अवशेष इस नवीन युगीन पाषाण युगीन संस्कृति की बात करते हैं तो ये हमें जानकारी कहां से मिलती है? ये मिलती है बागोर और तिलवाड़ा से। ठीक है, बागोर और तिलवाड़ा, भीलवाड़ा वाला क्षेत्र है, बाड़मेर वाला जो क्षेत्र है इधर से। ठीक है ना। इसके अलावा हम यदि बात करेंगे कि जो पाषाण काल है, नव पाषाण काल है ना, तो उनकी जानकारियां हमें कहां से मिलती है? तो लगभग इनकी जानकारियां हमें दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान से सर्वाधिक मिलती है। इनके अतिरिक्त अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, कोटा, टोंक आदि स्थानों से भी नवीन पाषाण काल के उपकरण हमें उपलब्ध हुए हैं। नवीन पाषाण युग के कई हजार वर्ष गुजारने के पश्चात मनुष्य को धीरे धीरे धातुओं का ज्ञान होता है। आज से लगभग 6000 वर्ष पहले धातुओं के युग को स्थापित किया जाता है। यानी आज से 6000 वर्ष पहले ऐसा माना जाता है कि धातु युग था, वहीं से स्टार्ट होता है ना। परंतु समयांतर जब तांबा और पीतल, लोहा आदि का उसे ज्ञान हुआ तो उसका उपयोग औजार बनाने में और आवश्यक सामान जैसे कि बर्तन वगैरह बनाने में किया जाने लगा। इस प्रकार धातु युग की सबसे बड़ी विशेषता यह रही है कि कृषि और शिल्प आदि कार्यों का संपादन मानव के लिए अब अधिक सुगम हो गया और धातु से बने उपकरणों से वह अपना कार्य अच्छी तरह से करने लगा। अब प्रमुख सभ्यता स्थल सबसे पहले अपन देखते हैं कालीबंगा। जैसा कि नाम से ही अर्थ निकलता है, काली बंगा। बंग का मतलब यहां इस शब्द का अर्थ आता है चूड़ियों से। इसका मतलब जहां काली चूड़ियां मिली है, जहां पे क्या मिली है? काली चूड़ियां मिली है, उस स्थल का नाम क्या रख दिया गया? कालीबंगा। ठीक है। यह सभ्यता स्थल वर्तमान हनुमानगढ़ जिले में है। किस जिले में है? हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है ना। यदि राजस्थान को अपन ये मान लें कि ये राजस्थान अपना है ना, तो इसमें यहाँ गंगानगर और भाग में यहाँ हनुमानगढ़, तो यहाँ मुख्य रूप से ये कालीबंगा स्थल आपको मिल जाता है। यहाँ सरस्वती और प्राचीन समय में प्रवाहित होती थी। मैंने कहा इससे भाग का उत्थान होने के कारण ये स्थान स्थल भाग काफी ऊपर उठ गया। इस वजह से इस नदियों ने अपना धारा जो है वो बदल ली। भूगोल की क्लासें डाल रखी है। भारत में जो अफवाह प्रणाली है उसके संदर्भ में और राजस्थान की अफवाह प्रणाली उसके संदर्भ में, कैसे भारत में अफवाह का विकास होता है, कैसे राजस्थान के अंदर भी अफवाह तंत्र का विकास हुआ, विस्तार से इसका बिंदु डाला हुआ है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो इस भाग में बहने वाली प्रमुख नदियां सरस्वती और दर्शवती होती थी। इनके किनारे हनुमानगढ़ जो इलाका था यह आज का है। यहाँ पे प्राचीन समय में कालीबंगा प्रमुख सभ्यता स्थल था, जो 2400 से 2250 ईसा पूर्व की संस्कृति की उपस्थिति का प्रमाण है। अब यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि इसका कालक्रम पूछ लेते हैं कई बार कि यह पहला आहड़
कालीबंगा, गणेश्वर, है ना, बागोर, इनको सही कालक्रम के अनुसार स्थापित कीजिए कि सबसे पहली कौन सी है, उसके बाद कौन सी है, उसके बाद कौन सी है। ऐसा पूछ लेते हैं तो इसका कालक्रम आपको मेमोराइज करना है कि 2400 ईसा पूर्व से 2250 ईसा पूर्व की जो संस्कृति रही है वो कौन सी है, कालीबंगा। ठीक है ना। कालीबंगा में मुख्य रूप से नगर योजना के 2 टीले प्राप्त हुई है। देखो नगर योजना बहुत अच्छी रही है कि यहाँ के 2 टीले मिले हैं, जिसमें नगर योजना एक ऊपर उठा हुआ भाग है, थोड़ा सा ऊपर था, जिसके अंदर किला बना होता था, दूसरे नीचे एक दूसरी बस्ती मिली है ना। जैसा माना जाता है कि जो नगर था उसमें जो किला था उसमें हो सकता है शासक वर्ग रहता था, और निचला जो इलाका था जिसमें आबादी मिली है, जहाँ पे जो आवास बने मिले उसमें आम जनता रहा करती थी। इनमें पूर्वी टीला, नगर टीला, जहां से साधारण बस्ती के साक्ष्य मिले हैं, और पश्चिमी टीला दुर्ग। देखो यहाँ पे पूर्वी और पश्चिमी है, ध्यान रखिएगा। जो पूर्वी टीला है वो मुख्य रूप से आम बस्ती के लिए, यहां से प्रश्न ना निकल करके आ जाता है कि पूर्वी टीला किसके लिए है, तो साधारण बस्ती के लिए है। ये इंपॉर्टेंट बात यहाँ है, मैं इसको अंडरलाइन कर दूं, ठीक है ना। तो यह महत्वपूर्ण है भाई, अब ध्यान से आप देख ले। ये नगर योजना, ठीक है। पूर्वी टीला जो मुख्य रूप से है वो किसके लिए है, साधारण बस्ती के लिए है। ज्यादा गहरा हो गया ना, तो इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि नगर योजना में 2 टीले मिले, पूर्वी टीला साधारण बस्ती के लिए था, और जो पश्चिमी टीला है ये ये दुर्ग टीले के रूप में प्रसिद्ध है, यानी पश्चिमी टीले पर शासक वर्ग था, और पूर्वी टीले के ऊपर आम लोग रहते थे। इस प्रकार के यहाँ साक्ष्य, यहाँ से प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, ध्यान देख लेना भाई, ठीक है। आजकल आरपीसी और आरएसएस भी यहीं से प्रश्न पूछती है, काफी गहराई से डीपली पूछ लेते हैं कि इस टीले में कौन रहते थे, इधर वाले टीले में कौन रहते थे, हम कंफ्यूज, अरे भाई आज कहाँ से पूछ लिया, इतना गहरा तो कहीं पढ़ा ही नहीं था। बिल्कुल लिख रखा भाई, अपनी किताबों से पूछते हैं। दोनों टीलों के चारों ओर भी सुरक्षा प्राचीर बनी होती थी, ऊंची मोटी ताजी दीवार बनी होती थी। कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा कालीन, कालीबंगा से पूर्व हड़प्पा कालीन कॉल आया है। चलो, कॉल आ गया था, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस के लिए सॉरी। तो कालीबंगा से हड़प्पा, पूर्व हड़प्पा और हड़प्पा कालीन और उत्तर हड़प्पा कालीन साक्ष्य मिले हैं। तो ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कालीबंगा से किस युग के, किस काल के साक्ष्य मिले हैं, तो मुख्य रूप से हड़प्पा कालीन, पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा कालीन या उत्तर हड़प्पा कालीन, तीनों तरह के, यानी हड़प्पा काल का, संपूर्ण हड़प्पा काल के साक्ष्य यहाँ मिले हैं। पूर्व हड़प्पा कालीन में स्थल से जुते हुए खेत के प्रमाण, ये देखो ये बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है ना, कितना इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अब ये प्रश्न बहुत बार पूछ लिया है कि जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ मिले, कालीबंगा में, कालीबंगा में जुते हुए खेत के प्रमाण। आजकल आरपीसी बहुत डीपली प्रश्न पूछ, तो ऐसे प्रश्न पूछती है कि हम में चारों बिंदु आने बहुत जरूरी है ना। तो पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल से जुते हुए खेत के, अब जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं, लेकिन पूर्व या मध्य या उत्तर, तो इसमें पूर्व हड़प्पाकालीन स्थल से, ये ध्यान रखना है। तो संसार में प्राचीनतम है, पत्थर के अभाव के कारण दीवारें कच्ची ईंटों से बननी थी, और इन्हें मिट्टी से जोड़ा जाता था लेप करके, है ना। व्यक्तिगत और सार्वजनिक नालियां यहाँ मिली है कालीबंगा के अंदर, कूड़ा डालने के लिए मिट्टी के बर्तन मिले हैं, नगर सफाई की अवधारणा व्यवस्थित ढंग से मिली है ना। तो बहुत अच्छी बात है यहाँ पे कि पत्थर का अभाव होता था, तो दीवारें कच्ची ईंटों की बनी मिली है, मिट्टी से जोड़ा जाता था, व्यक्तिगत सार्वजनिक नालियां मिली है, कूड़ा डालने के स्थल मिले हैं, साफ सफाई नगर की बहुत अच्छी मिली है।
वर्तमान में यहाँ घग्गर नदी बहती है, घग्गर जिसको मृत नदी भी कहा जाता है। हरियाणा में इसको नाली भी कहते हैं, है ना। घग्गर नदी बहती है जो प्राचीन काल में सरस्वती के नाम से जानी जाती थी। यहां से धार्मिक प्रमाण के रूप में अग्नि वेदियों के साक्ष्य भी मिले हैं। कालीबंगा में अग्नि वेदियों के साक्ष्य, ये भी आपको ध्यान रखना है। अग्नि वेदियों के साक्ष्य जो है मुख्य रूप से कहां से मिले हैं, तो कालीबंगा से। यहाँ संभवतः धूप में पकाई गई ईंटों का प्रयोग किया जाता था। यहाँ से प्राप्त मिट्टी के बर्तन मुहरों पर लिपि अंकित पाई गई है ना। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, कालीबंगा में मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मुहर मिली है, उस पर लिपि अंकित है, ठीक है। और वह है सेंधव लिपि से मिलती जुलती है, जिसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका, यानी इस लिपि को अब तक नहीं पढ़ा जा सका है। कालीबंगा से पानी के निकास के लिए लकड़ी व ईंटों की नालियां, लकड़ी व ईंटों की नालियां बनी हुई मिली है, तो पानी निकास के लिए नाली मिली है। तो इसमें ध्यान रखना दोनों चीज है, यानी लकड़ी की नाली भी है और ईंट की नाली भी है, ठीक है ना। तो लकड़ी व ईंट की नालियां यहाँ पे उपलब्ध हुई है। ताम्र से बने कृषि के कई औजार तांबे के मिले हैं। इसका मतलब ये यहाँ तांबे का धातु का उपयोग औजार निर्माण में होता था। यहाँ की आर्थिक उन्नति के परिचायक है। कालीबंगा की नगर योजना सिंधु घाटी नगर योजना से मिलती जुलती दिखाई देती है। कालीबंगा के निवासियों की मृतक के प्रति श्रद्धा, धार्मिक भावनाओं को व्यक्त करने वाली 3 समाधियां भी मिली यहाँ पे। तो 3 समाधि कहाँ मिली है, इंपॉर्टेंट आ गया ना, कालीबंगा के अंदर। दुर्भाग्यवश इसी समृद्ध सभ्यता का ह्रास हो गया, जिसका कारण संभवतः है क्यों हुआ, सूखा अकाल पड़ा होगा, नदियों ने मार्ग बदल लिया। यह भाग जो है हनुमानगढ़ गंगानगर के आसपास वाला जो पंजाब का एरिया है, इस भू उत्थान के कारण नदियां है, रास्ता बदल गई होगी, है ना। और दूसरा है अरावली के पश्चिम में वर्षा के अभाव के कारण ऐसा हुआ होगा, है ना। तो आदि कारणों से मुख्य रूप से ऐसा हुआ होगा। तो ये कालीबंगा जो नदी घाटी सभ्यता है उसकी प्रमुख विशेषताएं हैं, है ना। तो याद रख लेना यहाँ से क्या क्या चीजें मैंने मिले, जो मैंने हाईलाइट इनको कर दिया ही है मुख्य रूप से, है ना। जैसे अग्निवेदी की बात अपन ने की थी, यहाँ गगन नदी बहती है, अग्निवेदी मिली है मुख्य रूप से, है ना। धूप में पकाई ईंट है। यहाँ लिपि थी जो मुख्य रूप से सिंधु लिपि से मिलती जुलती है ना। पानी निकास के लिए लकड़ी और ईंटों की नालियां मिली है, तांबे के औजार मिले हैं, है ना। तो आदि आदि चीजें, ठीक है। अगली सभ्यता आती है, उसका नाम है आहड़, वर्तमान उदयपुर। आहड़ सभ्यता, ठीक है। क्या लिखा है इसमें देखते हैं। वर्तमान उदयपुर जिले में स्थित आहड़ दक्षिण पश्चिम राजस्थान का सभ्यता का प्रमुख केंद्र है। यह सभ्यता बनास नदी सभ्यता का प्रमुख भाग है। बनास नदी चंबल की सहायक नदी, वर्णासा के नाम से प्रसिद्ध, वन की आशा। तो राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी मुख्य रूप से लगभग 480 किलोमीटर बहती है, बहुत महत्वपूर्ण नदी है ना। ताम्र सभ्यता के रूप में प्रसिद्ध यह सभ्यता आयड़ नदी के किनारे मौजूद थी। बनास की सहायक मुख्य रूप से आयड़ नदी को बैरच भी कहा जाता है। यह ताम्रवती नगरी और धूलकोट के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये पूछ ले, धूलकोट के नाम से या ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है, तो आहड़ सभ्यता। यह सभ्यता आज से लगभग 4000 वर्ष पूर्व बसी ऐसा माना जाता है। विभिन्न उत्खनन स्तरों से पता चलता है कि बसने से लेकर 18वीं सदी तक यहाँ कई बार बस्ती बसी और वापिस उजड़ गई। ऐसा लगता है कि आहड़ के आसपास तांबे के अनेक खानों से होने के सतत रूप से इस स्थान के निवासी इस धातु का उपकरणों के रूप में उपयोग करते हैं, उपकरण बनाते थे। उसे ताम्रयुगीन कौशल केंद्र बनाने का सौभाग्य इसी कारण से प्राप्त हुआ है कि यहाँ तांबे के निक्षेप भी मिले हैं, उत्खनन केंद्र भी मिले हैं। 500 मीटर लंबा धूलकोट का टीला, इसलिए धूलकोट सभ्यता भी कहते हैं इसको। 500 मीटर लंबा, अभी टीले की लंबाई कितनी है धूलकोट की, है 500 मीटर है ना। धूलकोट लंबे 500 मीटर लंबे धूलकोट टीले से तांबे की कुल्हाड़ियां मिली है, लोहे के औजार मिले हैं, बांस के टुकड़े मिले हैं, हड्डियां मिली है, आदि चीजें यहाँ पे उपलब्ध हुई है। तो यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट बनता है कि धूलकोट से किन किन चीजों की उपलब्धता हुई है। तो क्या क्या मिला है,
तांबे की कुल्हाड़ियां, लोहे के औजार, बांस के टुकड़े, हड्डियां आदि। आगे लिखा है कि अनुमानित है कि मकानों की योजना में आंगन या गली खुला स्थान रखने की व्यवस्था थी। एक मकान में 4 से 6 बड़े चूल्हों का होना आहड़ में वृहत परिवार या सामूहिक भोजन बनाने की व्यवस्था पर प्रकाश डालते हैं, क्योंकि 4 से बड़े चूल्हे इसका मतलब सभी लोग काफी संयुक्त परिवार में रहते थे, इकट्ठा होकर के ही भोजन करते थे। आहड़ से खुदाई से प्राप्त बर्तनों और उनके खंडित टुकड़ों से हमें उस युग में मिट्टी के बर्तन बनाने की कला का अच्छा परिचय मिलता है। यहाँ तृतीय ईसा पूर्व से प्रथम ईसा पूर्व की यूनानी मुद्राएं भी मिली। यह बड़ा महत्वपूर्ण है। किस सभ्यता स्थल से यूनानी मुद्रा की प्राप्ति हुई है? तो आहड़ से, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान में रखोगे। इसने इनसे इतना तो स्पष्ट है कि उस युग में राजस्थान का व्यापार विदेशी बाजारों से था। भाई यूनानी मुद्रा मिलने का मतलब है कि विदेशी व्यापार था, इसी की वजह से तो मिली। इस बनास सभ्यता की व्यापकता और विस्तार गिलुंड, बागोर और अन्य आसपास के स्थानों से प्रमाणित है। इसका संपर्क नवदा टोली, हड़प्पा, नागदा, एरन, कायथा आदि भागों की प्राचीन सभ्यता से भी था। यहाँ से प्राप्त काले और लाल मिट्टी के बर्तनों के आकार, उत्पन्न और कौशल की समानता से निर्दिष्ट होता है। अब यह प्रश्न बहुत बार पूछ लिया है, काले लाल मिट्टी के बर्तन कहाँ मिले हैं? आहड़ में। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान में रखोगे। चले अब अगली सभ्यता स्थल कौन सी? बैराठ। बैराठ विराटनगर महाभारत काल के अंदर बैराठ, वर्तमान जयपुर जिला, ठीक है, कौन सा है? जयपुर जिला। वर्तमान जयपुर जिले में स्थित बैराठ महाभारत कालीन मत्स्य जनपद की राजधानी विराटनगर के नाम से प्रसिद्ध था। महत्वपूर्ण महाभारत काल में विराटनगर, आज का बैराठ। यहाँ की पुरातात्विक पहाड़ियों के रूप में बिजक डूंगरी, ये महत्वपूर्ण है। बिजक डूंगरी कहाँ स्थित है? तो बैराठ के अंदर। भीम डूंगरी, मोती डूंगरी, ये काफी प्रसिद्ध है। तीनों डूंगरियां, बिजक डूंगरी, भीम डूंगरी, मोती डूंगरी का संबंध कहां से है? तो बैराठ से। यहाँ की बिजक डूंगरी से कैप्टन बर्ट ने अशोक का भाम्रू शिलालेख खोजा था। सम्राट अशोक का, मौर्य वंश का भाम्रू शिलालेख कैप्टन बर्ट ने खोजा था। कहाँ मिला था? मुख्य रूप से यहाँ की बिजक डूंगरी में। इनके अतिरिक्त यहाँ बौद्ध स्तूप, बौद्ध मंदिर और अशोक स्तंभ के साक्ष्य भी मिले हैं। सभी अवशेष मौर्य युगीन है। इसका मतलब विराट सभ्यता जो है उसमें जो अवशेष है किस कालक्रम के है? तो मौर्य कालक्रम के। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात हो गई, किस काल की है ना? मौर्य वंश से संबंधित। ऐसा माना जाता है कि हूण आक्रांता मिहिर कुल ने विराट का विध्वंस कर दिया था। चीनी यात्री युआनच्वांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में विराट का उल्लेख किया है। तो किस चीनी यात्री ने विराट का उल्लेख अपने यात्रा वृत्तांत में किया है? तो युआनच्वांग ने, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखो। अब है सभ्यता के अन्य प्रमुख केंद्र। अन्य कौन कौन से केंद्र सभ्यता के हैं उनको देखें। पाषाणकालीन सभ्यता के केंद्र बागोर से भारत में पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले। यह बहुत महत्वपूर्ण बात आ गई, पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, है ना? तो बागोर से। कहां से मिले हैं? बागोर से।